तो अब हम बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। पिछले वीडियो में हमने देखा कि विकास का अर्थ क्या होता है, ठीक है, क्या क्या कारण है, जैविक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा आपकी जो कॉग्निशन है, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उन पे निर्भर होता है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य क्या है, जीवन भर कैसे क्या विकास होता है, उसको हमने देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके पीछे जाके वो वाला वीडियो पहले देखें। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक लक्षणों के अतिरिक्त, पहली बात, शारीरिक मतलब जैविक, बुद्धि, इंटेलिजेंस, अधिगम योग्यताओं, लर्निंग, स्मृति, मेमोरी तथा अन्य मानसिक लक्षणों के आधार पर भी लोगों में भिन्नता पाई जाती है। तो कुछ लोग छोटे हाइट के होते हैं, कुछ लोग लंबी हाइट के होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं। इसी के साथ साथ कोई अधिक बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है। ठीक है, कोई जल्दी सीखता है चीज़ों को, कोई देर से सीखता है। किसी को चीज़ें लंबे समय तक याद रह सकती हैं, किसी को चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रह सकती है। और जिनको याद रह सकती है वो कौन है? हमारे कोर्स के बच्चे। ठीक है, इसी के साथ साथ अन्य मानसिक लक्षण में आपने देखा कि सभी में क्या है, भिन्नताएं पाई गई हैं। शारीरिक के साथ साथ उनकी बुद्धि में, अधिगम में और स्मृति में भी क्या है, भिन्नताएं पाई गई हैं। लेकिन फिर भी हम सब क्या है, हम सब होमोसेपियंस हैं, जिसे हम कहते हैं क्या है, हम सभी प्राज्ञ मानव हैं। भले ही हम में इतनी सारी 150 करोड़ लोग हैं भारत में, इतनी सारी भिन्नताएं हैं, विश्व में इतने सारे लोग हैं, हम सभी में भिन्नताएं हैं, फिर भी हम क्या हैं, एक प्राज्ञ मानव है। कोई हमको ये नहीं कह सकता कि बुद्धि के आधार पर आप बैल हो या आप मूर्ख हो या आप गधे हो। ठीक है, हम सभी क्या है, प्राज्ञ मानव है, चाहे कम इंटेलिजेंट हो या ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो ऐसा क्या कारण है जो हमें एक दूसरे से भिन्न बनाता है? ठीक है, और साथ ही साथ एक दूसरे से बहुत हद तक समान भी। हम सभी होमोसेपियंस हैं, हम सभी प्राज्ञ मानव हैं, फिर भी हम दोनों में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ अलग बात है, लेकिन फिर भी हम में कुछ समानताएं हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर क्या है, आनुवंशिकता जो आपको अपने माता पिता से मिलती है, एवं परिवेश जो आपका एनवायरनमेंट है। इन दोनों के बीच क्या होता है, अंतः क्रिया में छिपा है। ये दोनों आपस में कार्य करते हैं और आपको एक मानव के रूप में निर्मित करते हैं। तो आपने जो 3rd चैप्टर पहले ही पढ़ चुका है हमने हमारे वीडियोस के द्वारा, तो उसमें क्या कहा गया है, आनुवंशिकता का सिद्धांत क्या होता है, प्रत्येक प्रजाति की विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने या हस्तांतरण करने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो क्या किया, जो पहले के मानव थे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने पत्थर के इस्तेमाल से क्या किया, उन्होंने आग का निर्माण किया। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद को कर लिया, उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया, उन्होंने उनके बच्चों को सिखाया, और सीखते सीखते आज हमने क्या कर लिया, लाइटर का और माचिस का निर्माण कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, आनुवंशिकता का सिद्धांत क्या होता है, प्रत्येक प्रजाति की विशेषताएं, कुछ भी विशेषताएं हो सकती हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ऐसे ही मानसिक विशेषताएं भी, ठीक है, तो क्या करती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, हम आनुवंशिक कूट संकेत जो हमारे शरीर के प्रत्येक कोष में विद्यमान है, तो हमारे प्रत्येक सेल में क्या होता है, एक जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, अपने माता पिता से कैसे पाते हैं, हम वंशानुगत रूप से पाते हैं। हमारे आनुवंशिक कूट संकेत जो हैं एक तरह से एक जैसे हैं, सभी में कैसे हैं, एक जैसे हैं। उनमें मनुष्य के आनुवंशिक कूट संकेत होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है, ह्यूमन जेनेटिक कोड है, मनुष्य के आनुवंशिक कूट संकेत हैं। ठीक है, किसी हाथी के नहीं है, किसी बैल के नहीं है, और किसी अन्य जानवर के नहीं है। किसके कूट संकेत हैं, मनुष्य के। यह मनुष्य के आनुवंशिक कूट संकेत के कारण ही, ह्यूमन जेनेटिक कोड के कारण ही क्या है, मनुष्य का एक निषेचित अंडा मानव शिशु के रूप में, ठीक है, मनुष्य का जो अंडा है, निषेचित अंडा है, वो मानव शिशु के रूप में क्या नहीं हो सकता, विकसित होता है। ठीक है, मानव ही निकलेगा उसमें से, और वह एक हाथी, एक पक्षी अथवा एक चूहे के रूप में विकसित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, आनुवंशिक कूट संकेत है, किसका है, मनुष्यों का। अधिकांश विशेषताएं जिन्हें हम मनुष्यों में देखते हैं, वे बहुत बड़ी संख्याओं में जीनों के जुड़ने के क्रम के कारण हैं। ठीक है, तो आप में, हम में और हम सभी में जो भी विशेषताएं हैं, ये सब किस पे निर्धारित हैं, हमारी जो जीन्स हैं उन पे निर्धारित है। हमारी आनुवंशिक संरचना द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी विशेषताओं को प्राप्त कर लेना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी के पिताजी इंटेलिजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा हो वो सारे गुण उनसे ले लेगा। ठीक है, या किसी की माता बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो उनकी जो बच्ची होगी या बेटा होगा, वो भी ज़रूरी नहीं कि पूरा उसी तरह से खाना बनाए। ठीक है, वास्तविक आनुवंशिक तत्व या व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत या वंश परंपरा को क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, जीनोटाइप, जीनोटाइप कहते हैं हम। परंतु हमारी प्रेक्षणीय विशेषताओं में हम जो देख सकते हैं, उसमें यह आनुवंशिक तत्व पूरी तरह से प्रदर्शित या स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य नहीं होता है। तो हम ये किसी को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि उसके जेनेटिक कोड में ऐसा ऐसा है। ठीक है, कि वो इंटेलिजेंट है तो उसको जेनेटिक में मिला है, लेकिन उसको मालूम है कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये होगा कौन सा, जीनोटाइप, क्या कहते हैं, जीन प्रारूप।
प्रेक्षणीय जो हम देख सकते हैं एवं मापन योग्य जिसको मापा जा सकता है विशेषताओं के रूप में जिस प्रकार व्यक्ति का जीन प्ररूप अभिव्यक्त होता है उसे दृश्य प्ररूप फिनोटाइप कहते हैं। तो दो चीज़ सीख ली आपने, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप पहले भी पढ़ चुके हैं जिसको हम देख नहीं सकते, फिनोटाइप वो जिसको हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे क्या है, शारीरिक लक्षण, ऊंचाई, वजन, आँख तथा त्वचा का रंग, इन सबको माप सकते हैं। ओके। एवं अनेक मानसिक विशेषताएं, कैसे कैसे, बुद्धि, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व दृश्य प्ररूप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, वो किस प्रकार से सोचता है, उसकी थिंकिंग कैसी है, तो ये सब क्या कर सकते हैं हम, दृश्य प्ररूप है हमारे पास, ये है फिनोटाइप। व्यक्ति में देखी जा सकने वाली विशेषताएं व्यक्ति के वंशागत शील गुण तथा उनके परिवेश की अंतःक्रिया के परिणाम हैं। ठीक है, तो ये सभी जो विशेषताएं हैं कैसे हैं, उनको जो वंश के रूप में मिला शील गुण उसके साथ तथा उनके परिवेश की अंतःक्रिया के परिणाम है। इनका जो इंटरेक्शन होता है, आपके जो एनवायरनमेंट है, जो परिवेश है, जो आपका जो माहौल है आसपास का, उसका और आपके जीन्स के जो हैं उनका जो शीलगुण है, वंशागत शीलगुण है, उनके बीच क्या होती है, इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है और इसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो विशेषताएं हैं वो निकल के आती है। व्यक्ति के विकास के लिए जीन एक विशिष्ट रूपरेखा है। क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। किसी का भी विकास के लिए क्या है, जीन एक विशिष्ट रूपरेखा तथा समय सारणी प्रदान करते हैं। ओके, अलग से या पृथक अस्तित्व नहीं होता है। जीन का क्या है, अलग से या पृथक अस्तित्व नहीं होता है और विकास व्यक्ति के परिवेश के संदर्भ में ही होता है। तो व्यक्ति का विकास कैसा होगा, जैसा उसका परिवेश होगा। इसलिए वो कहावत है, संगति का असर, मतलब संगति कहीं ना कहीं मतलब यहाँ बात परिवेश से हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या परिवेशीय प्रभाव क्या है, परिवेश विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी साइकोलॉजी का आंसर लिखेंगे, मनोविज्ञान का आंसर लिखेंगे तो परिवेश 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 आपको बार बार पढ़ने मिलेगा। अब बात करते हैं उदाहरण की। इस उदाहरण को आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे वहां पे। एक अंतर्मुखता की ओर प्रवृत्त करने वाले जीन प्ररूप से युक्त बच्चे की कल्पना कीजिए जो ऐसे परिवेश में है जो सामाजिक अंतःक्रिया तथा बहिर्मुखता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक बच्चा है एक्स, जिसको क्या है, इंट्रोवर्ट है, उसको लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है और ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। ठीक है, वो उसको मिला है जीन्स के द्वारा, वंशानुगत रूप से उसको उसका व्यवहार ऐसा है, किंतु उसके परिवेश में क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं वो क्या हैं, सब एक्सट्रोवर्ट हैं। वो किसको बढ़ावा देते हैं, बहिर्मुखता को, बातचीत को, सोशल होने को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे परिवेश का प्रभाव बच्चे को थोड़ा बहिर्मुखी बना सकता है। उसके जीन्स उसको रोक रहे हैं कि या नहीं, आप किसी से बात मत करिए और आप किसी से ज़्यादा घुलिए मिलिए मत। ठीक है, लेकिन उसका परिवेश ऐसा है कि उसको करने पे वो मजबूर कर देगा और क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत वो बच्चा बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट बन सकता है। आप स्वयं भी इस एग्जाम्पल से स्वयं को रिलेट कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। ये हुआ पहला उदाहरण जहाँ पे बच्चा कैसा है, इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, उसको ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है और उसका परिवेश कैसा है, बहिर्मुखी। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि बच्चा थोड़ा बहुत बहिर्मुखी, थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट बन सकता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। छोटे कद के जीन से युक्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनका कद कैसा है, छोटा है, सिर्फ 4 फीट है उनकी हाइट, मान लीजिए उनको जीन्स में वंशानुगत रूप से ये प्राप्त है। यदि मान लीजिए वो अच्छे पोषण वाले परिवेश में है, सबको मान लीजिए फल फूल खाने को मिल रहे हैं सुबह शाम उनके परिवेश में, एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, कहीं भी, ठीक है, सब लोग एकदम हेल्दी हैं, दौड़ भाग रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तब भी क्या होगा, सामान्य से अधिक लंबा होने में कभी भी सक्षम नहीं होगा। लेकिन उसको जो जेनेटिक मिल गया है अपने माता पिता से, जो जीन्स के अकॉर्डिंग उसको जो हाइट छोटी मिल चुकी है, जो छोटा कद मिल चुका है, कितना भी वो जिम कर ले, कितना भी वो रस्सी कूद ले, कितना भी कुछ कर ले, वो एक लिमिट से ऊपर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या होता है, जीन सीमाओं को निर्धारित कर देते हैं। इसको अच्छे से नोट करिएगा, जीन सीमाओं को निर्धारित कर देते हैं और इस सीमा के अंतर्गत परिवेश विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, जीन क्या करते हैं, आपकी जो सीमाएं हैं उनको निर्धारित कर देंगे और इसी सीमा के अंतर्गत जो आपका परिवेश होगा, ये जो सीमा है, ठीक है, उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो परिवेश है उसी में आपके विकास को प्रभावित करेगा। एक सवाल भी आया हुआ है कि आज हम जो भी हैं जीन्स के माध्यम से ही हैं, तो उसका आंसर भी कहीं ना कहीं यहाँ कहीं छुपा हुआ है और भी अन्य चीज़ों में। ठीक है, अब यहाँ बात आती है, एक मैडम है सेंड्रा स्कार, 1992 में, जब आप में से कई सारे लोग पैदा हो चुके होंगे और नहीं हो चुके होंगे, तब क्या होता है, अपने बच्चे को माता पिता जो परिवेश प्रदान करते हैं वह कुछ हद तक उनकी स्वयं की आनुवंशिक पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए। ठीक है, तो उन्होंने आपको जो भी परिवेश दिया है वह कुछ हद तक किस पर डिपेंड कर रहा है, स्वयं की आनुवंशिक पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उनको जो जेनेटिक रूप से, उनको जो आनुवंशिक रूप में मिला होगा अपने घर में, परिवार में, उनके जो वंशानुगत रूप से जो मिला होगा,
उतना ही लगभग उन्होंने आपको भी कुछ दिया होगा। उदाहरण के लिए, यदि माता पिता बुद्धिमान हैं तथा अच्छे पाठक हैं तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए पुस्तकें देंगे, जिसका संभावित परिणाम यह होगा कि उनके बच्चे अच्छे पाठक बन जाएंगे और वे पढ़ने में आनंद का अनुभव करेंगे। तो यहीं से आता है एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा जितने भी आजकल IAS ऑफिसर्स बनते हैं तो उनके फैमिली में कोई ना कोई पढ़ा लिखा होता है, या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, और इंजीनियर तो खैर छोड़ दीजिए। और इस तरह से क्या होता है, वंशानुगत रूप से आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा होगा ये बात। तो क्या होता है, ये माता पिता क्या करते हैं, उनको वंशानुगत रूप से मिला, उनको जीन की पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई से अच्छा होता है, वो बच्चों में भी क्या डालते हैं, पढ़ाई का रुझान डालते हैं। एक्सेप्शन हर जगह होता है, 10 में से 6 बच्चे 8 बच्चे अच्छा करते हैं, 2 बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, फिर उनके परिवेश पे। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, उनको ऐसा परिवेश प्रोवाइड करते हैं जो उन्होंने पहले से देख रखा हो या उन्हें मिला हो, ठीक है। सहयोगी एवं ध्यान देने की प्रवृत्ति जैसे अपने जीन प्ररूप उन बच्चों की तुलना में जो सहयोगी एवं ध्यान देने वाली नहीं है, अध्यापकों तथा माता पिता से अधिक सुखद अनुक्रियाएं प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ माता पिता होते हैं जो बच्चों को पढ़ाई में सहयोग नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों में क्या आती है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं मन में हीन भावना आती है, ठीक है। तो उन बच्चों की तुलना में जो सहयोगी एवं ध्यान देने वाले नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको क्या है, जीन में प्राप्त है कि उनके माता पिता उनको सहयोग देते हैं, ठीक है, उनका ध्यान देते हैं कि आपने टाइम से खाया पिया नहीं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका खेल कूद स्पोर्ट्स कैसा चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, अध्यापकों तथा माता पिता से सुखद अनुक्रियाएं प्राप्त करेंगे, ठीक है। बच्चे अपने जीन प्ररूप के आधार पर स्वयं कुछ परिवेश का चयन करते हैं। तो बच्चों का जैसा जीन होगा, जैसा उनको माता पिता से प्राप्त होगा, उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो स्वयं अपना परिवेश का चयन करेंगे। जैसे आपने कभी स्कूल में आप गए थे, आपने कभी संगीत की क्लासेस ज्वाइन की होंगी, कभी खेलकूद में गए होंगे, तो देखा होगा आपने कि जो बच्चा संगीत में जाएगा वो खेलकूद में कम ध्यान देगा, जो खेलकूद में जाएगा वो संगीत पे कम ध्यान देगा। ऐसा क्यों? उनको जीन के रूप में उनको परिवेश का चयन उन्होंने स्वयं किया है। और ऐसे भी होंगे जो दोनों तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने अनुसार अपने परिवेश में ढल जाते हैं। परिवेश से ऐसी अंतःक्रियाएं शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक परिवर्तित होती रहती हैं। तो एनवायरनमेंट जो है, परिवेश जो है, उसके बीच जो अंतःक्रियाएं हो रही हैं, ये कब होती है, शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक परिवर्तित होती रहती है। इसी के साथ साथ परिवेशीय प्रभाव भी उतने ही जटिल है जितने कि वंश परंपरा से प्राप्त जीन। तो जीन भी जटिल काम करते हैं और परिवेश भी जटिल काम करते हैं।